आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम कोई हल्की फुल्की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम सीधे सत्ता, कूटनीति और प्रभाव की उस गहरी दुनिया में उतरेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात करने से कतराते हैं। हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से नियमों को जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की पूरी साइंस को समझना है। मतलब ये नियम कैसे काम करते हैं, कब इनका उल्लंघन यानी ट्रांसग्रेशन होता है, इनकी सफलता या प्रोग्रेशन कैसे होती है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन से पल होते हैं जब इन नियमों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सत्ता का ये खेल सिर्फ मीठी बातों और अच्छी नीयत से जीता जा सकता है? जरा साल 1502 की एक सर्द रात के बारे में सोचिए। इटली में सिजारे बोर्गिया नाम के एक बेहद चालाक शासक ने एक शांति वार्ता का आयोजन किया। उसने अपने बागी कप्तानों को महल में बुलाया। अब वो कप्तान शांति के भ्रम में पूरी तरह अंधे होकर बिना हथियारों के मुस्कुराते हुए महल में दाखिल हुए। और पता है क्या हुआ? बोर्गिया के सैनिकों ने उन्हें वहीं घेर लिया और मार डाला। उन कप्तानों ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। सत्ता के खेल में इसे एक घातक ट्रांसग्रेशन या नियम का उल्लंघन कहते हैं। उन्होंने इंसानी फितरत की उस डार्क साइड को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पर्दे के पीछे आखिर कैसी क्रूर रणनीतियां काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो आइए इस वैचारिक यात्रा के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं और सत्ता के इस असली, बिना फिल्टर वाले रूप को करीब से देखते हैं। दुनिया को देखने के अक्सर दो नजरिए होते हैं। एक बहुत ही भोला या नाइव नजरिया है जो कहता है कि बस कड़ी मेहनत करो, ईमानदार रहो और सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है मैकियावेलियन नजरिया। इसके हिसाब से सत्ता और पावर एक बहुत ही कैलकुलेटेड और छिपा हुआ गेम है। अब देखिए, यहां हमारा काम किसी एक नजरिए को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम बस मानवीय स्वभाव की इस कड़वी सच्चाई को तटस्थ रूप से समझ रहे हैं। इस गेम को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई विलन बनना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इस खेल के खिलाड़ियों को पहचान सकें ताकि कोई और आपका फायदा ना उठा पाए। चलिए इस गेम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं जो आज के मॉडर्न ऑफिस और वर्कप्लेस पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। सवाल यह है कि क्या अपने ही बॉस से ज्यादा टैलेंटेड और प्रभावशाली दिखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है? 17वीं सदी के फ्रांस की एक कहानी इसका बहुत सटीक जवाब देती है। ये कहानी है राजा लुई 14 में और उनके बेहद महत्वाकांक्षी वित्त मंत्री निकोलस फॉकवेट की। फॉकवेट ने अपनी दौलत और अपनी सफलता का दिखावा करने के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य पार्टी रखी। लेकिन हुआ क्या? इस शाही दिखावे ने राजा लुई के अंदर ईर्ष्या और असुरक्षा की एक बहुत गहरी आग लगा दी। फॉकवेट ने पावर के सबसे पहले नियम का भयंकर ट्रांसग्रेशन किया था। उसने अपने मास्टर की चमक को फीका करने की कोशिश की थी और इसका नतीजा, उसे गबन के झूठे आरोप में अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ी। इस नियम का प्रोग्रेशन यही है कि अपने से ऊपर बैठे लोगों को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो सुरक्षित हैं और आपसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन हाँ, इसका एक रिवर्सल या अपवाद भी है। अगर आपका बॉस पहले से ही अपनी पावर खो रहा है, उसका गिरना तय है, तो फिर उसे पार करने से घबराना नहीं चाहिए। यही तो असली टाइमिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खेल कैसे विकसित होता है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो आपकी ढाल बनते हैं, यानी आत्मरक्षा। ये 3 नियम किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचने के लिए बिल्कुल अचूक ढाल हैं। नियम 3 कहता है कि अपने असली इरादों को कभी जाहिर मत होने दो, क्योंकि जब आपके इरादे ही किसी को नहीं पता तो कोई आपके खिलाफ डिफेंस कैसे तैयार करेगा। नियम 4 थोड़ा और दिलचस्प है। हमेशा जरूरत से कम बोले। कम बोलने से सिर्फ इरादे ही नहीं छिपते, बल्कि आप जो थोड़ा बहुत बोलते हैं उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। लोग आपके शब्दों का गहरा मतलब निकालने लगते हैं। और फिर आता है नियम 16, अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें। ये सीधा सीधा इकोनॉमिक्स का डिमांड और सप्लाई वाला रूल है भाई। जो चीज कम उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, तो थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इस चीज को अगर इतिहास के पन्नों में शानदार ढंग से किसी ने दर्शाया है तो वो है महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नियम 3 का एकदम परफेक्ट प्रोग्रेशन है। जब अफजल खान से उनकी मुलाकात तय हुई तो शिवाजी महाराज ने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया जैसे वो बहुत डरे हुए हैं और बहुत कमजोर हैं। ये कोई मामूली दिखावा नहीं था, ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल स्मोक स्क्रीन था। अपने असली इरादों को इस भ्रम के पीछे छिपाने की इस रणनीति ने अफजल खान को पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट और असंतुलित कर दिया और अंततः शिवाजी महाराज ने उसे आसानी से मात दे दी। इसी से जुड़ा है नियम 9
ये नियम हमें समझाता है कि बोलकर या बहस करके जीतने की कोशिश अक्सर सिर्फ दुश्मन पैदा करती है। एक किस्सा है रोमन जनरल स्किपियो अफ्रिकानस का। जब उन पर अदालत में राजद्रोह का झूठा आरोप लगा तो उन्होंने वहां खड़े होकर वकीलों की तरह बहस नहीं की। इसके बजाय वो बिना कुछ कहे जनता का नेतृत्व करते हुए सीधे कैपिटल हिल की ओर चल पड़े। उनके इस एक एक्शन ने बिना एक शब्द कहे उनकी सच्चाई साबित कर दी और विरोधियों की बोलती बंद कर दी। हालांकि इस नियम का भी एक रिवर्सल है। कभी कभी ना किसी चालाक विरोधी का ध्यान भटकाने के लिए उसे जानबूझकर लंबी चौड़ी बहसों में उलझा देना भी एक बेहतरीन कूटनीति होती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे आक्रामक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम उन रणनीतियों को विश्लेषणात्मक नजरिए से देखेंगे जो इतिहास में विजय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल हुई हैं। देखिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक रूप से ये तरीके बहुत कारगर रहे हैं। नियम 11 कहता है कि लोगों को अपनी अहमियत का एहसास कराते रहें ताकि वे आप पर निर्भर रहें। किसी को डराकर रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि डर से बगावत पैदा होती है, लेकिन निर्भरता से वफादारी आती है। नियम 15 थोड़ा रूरल है। ये कहता है कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें ताकि वे पलटवार का सोच भी ना सकें। और फिर है नियम 21। अगर किसी को जाल में फंसाना है तो खुद उसके सामने थोड़ा कमज़ोर या मूर्ख बनने की एक्टिंग करें, क्योंकि जैसे ही सामने वाला खुद को आपसे ज़्यादा स्मार्ट समझने लगता है वो अपना गार्ड डाउन कर देता है और बस वहीं वो फंस जाता है। अब ये दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म करने वाली बात ना कोई नई नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक चाणक्य ने भी सदियों पहले यही ज्ञान दिया था। उन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही थी कि दुश्मन, आग और बीमारी, अगर इन्हें पूरी तरह जड़ से नहीं मिटाया गया तो ये सूखी घास में छिपी चिंगारी की तरह कभी भी दोबारा भड़क सकते हैं। ये नियम 15 का एकदम क्लासिक आधार है। और अगर हम इसे आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में देखें तो स्रोतों के मुताबिक उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के काम करने के तरीके में भी यही सिद्धांत नजर आता है। जब पुरानी और स्थापित कंपनियों ने उनके बिजनेस को कुचलना चाहा तो उन्होंने कीमतों में इतनी आक्रामक कटौती की कि उनके प्रतिद्वंदी सीधे दिवालिया होने की कगार पर आ गए, और फिर उन्होंने उनकी संपत्तियों को ही अपने में मिला लिया। उन्होंने खतरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन क्या इस नियम को कभी इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल। इसका रिवर्सल यह है कि अगर आपका विरोधी पूरी तरह हार मान चुका है और आपको लगता है कि भविष्य में वो एक बहुत ही लॉयल साथी बन सकता है, तो वहां दया दिखाना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि पावर गेम में ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। इतनी सारी साइकोलॉजिकल और हैवी जानकारी एक साथ प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसे सुरक्षित रूप से पचाने के लिए स्रोतों ने 4 हफ्ते की एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जर्नी का सुझाव दिया है। आइए इसे देखते हैं। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले हफ्ते में आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ अपने वर्क प्लेस या अपने आसपास के माहौल को चुपचाप ऑब्जर्व करना है। देखना है कि पावर डायनामिक्स कैसे काम कर रही हैं। दूसरे हफ्ते में आपको अपनी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लागू करनी है, यानी अपने इरादे छिपाना और कम बोलना। तीसरे हफ्ते में बहुत ही सावधानी के साथ अपनी चालें चलनी शुरू करनी है। और चौथे हफ्ते तक आते आते ये सारी रणनीतियां आपके रोजमर्रा के काम करने के तरीके में एक मास्टर प्लेयर की तरह इंटीग्रेट हो जानी चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसलिए जरूरी है ना, ताकि आप इस किताब को पढ़कर अचानक से बहुत ज्यादा सिनिकल या निंदक ना बन जाएं। अब जो बात इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन नियमों को लागू करने का भी एक सही तरीका होता है। जरा सोचिए, अगर कोई मैनेजर किताब पढ़ ले और हर किसी पर पागलों की तरह शक करने लगे, वो पैरानॉइड हो जाए, नतीजा क्या होगा? टीम का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा और वो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसके एकदम उलट एक असली रणनीतिकार इन नियमों का इस्तेमाल बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही सटल तरीके से करता है। वो टीम के साथ दोस्ती और सहयोग भी बनाए रखता है, लेकिन बैकग्राउंड में अपनी सतर्कता कभी कम नहीं होने देता। यही वो बारीक सा बैलेंस है जो एक असुरक्षित व्यक्ति को एक ताकतवर खिलाड़ी से अलग करता है। और यही चीज हमें इस पूरी किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम यानी नियम 48 की ओर ले जाती है। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने एक बार कहा था, पानी की तरह निराकार बने, बी फॉर्मलेस लाइक वाटर। ये नियम दरअसल इस बात का अल्टीमेट गाइड है कि आपको बाकी के 47 नियमों को कब इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए, किसी भी एक रणनीति या एक ही नियम से हमेशा चिपके रहना ना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। असली पावर इसमें नहीं है कि आप सारे नियमों को रट लें, बल्कि असली पावर इस बात में है कि आप ये जान लें कि कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं है। हालात के हिसाब से खुद को पानी की तरह ढाल लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बेहतरीन डिफेंस है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है।
सत्ता के इस शांत लेकिन बेहद खतरनाक खेल में क्या कोई सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचने वाला एक मोहरा बनकर रहना चाहेगा, या फिर इस ज्ञान और इन रणनीतियों को समझकर वो खुद अपनी चालें चलने वाला एक मास्टर खिलाड़ी बनेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस विश्लेषण के बाद आपके आसपास की दुनिया और इंसानी रिश्तों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया होगा।